दोस्तों, आज हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड के बारे में। वक्फ बोर्ड आखिर क्या है, इसे क्यों बनाया गया और वक्फ बोर्ड से किसको फ़ायदा हासिल होता है। वक्फ बोर्ड में वक्त के हिसाब से किस तरह के बदलाव की ज़रूरत है और वक्फ अमेंडमेंट बिल आखिर क्या है और इस पर इतना हंगामा क्यों किया जा रहा है। किसको फ़ायदा होगा अमेंडमेंट करने से, मुसलमानों को वक्फ बोर्ड के बारे में समझकर क्या हासिल होगा। तो आइए जानते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं माइनॉरिटी मोर्चा के नेशनल प्रेसिडेंट जमाल सिद्दीकी साहब। जी जमाल साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आखिर वक्फ बोर्ड क्यों बनाया गया और इसकी क्या ज़रूरत थी। मकसद साफ है कि जो हमारे पास संसाधन है उसका सही इस्तेमाल हो। इसी क्रम में वक्फ बोर्ड में भी सुधार लाने का काम किया जा रहा है और वक्फ बोर्ड में सुधार ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, कई बार सुधार हो चुके हैं। अभी 2013 में भी सुधार हुए थे, उसके पहले 1995 में भी सुधार हुए थे, उसके पहले भी सुधार हुए थे। इस सुधार का मकसद एक है कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, यानी कि जो कौम की प्रॉपर्टी है, यानी कि जो कौम ने अल्लाह के राह में वक्फ किया है, जो वाकिफ़ है, उसके मनसे के हिसाब से काम हो, उसका लूटपाट ना हो, उसका बेजा इस्तेमाल ना हो। वो जो वाकिफ़ है, जिसने अपने अच्छे मकसद के लिए वक्फ किया है अपनी ज़ायदाद को, उसके मकसद को पूरा कर सके, इसके लिए सरकार फ़िक्रमंद है और उसमें जो कमियां थी उस कमियों को दूर करने के लिए अमेंडमेंट लेकर आ रही है। इसका सीधा लाभ किसको होगा और इसमें कितनी पारदर्शिता आएगी ये अमेंडमेंट के बाद। ये पूरी पारदर्शिता आएगी, क्योंकि ये जो भारत हमारा देश है, ये अलग अलग मज़हब को मानने वालों का देश है, अलग अलग आस्था रखने वालों का देश है। तो किसी के भी आस्था को नुकसान ना पहुँचे, किसी के मन भी शको शुबा ना हो, इसके लिए पारदर्शिता होनी चाहिए। और उसी पारदर्शिता को लाने के लिए वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो डिजिटल हो, कोई कहीं से भी देख सके, जिससे अगर कोई प्रॉपर्टी का बेजा इस्तेमाल भी हो रहा है तो एक आम इंसान भी देख सके कि इस प्रॉपर्टी पर किसका नाम है, ये सरकार की प्रॉपर्टी है या वक्फ की प्रॉपर्टी है या किसी और की प्रॉपर्टी है, जिससे वो उसके खिलाफ सरकार को इन्फॉर्मेशन दे सके और बेजा इस्तेमाल रोका जा सके। इसलिए सरकार ने जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उसको डिजिटल करने का काम किया है। वक्फ को बदनाम करने का भी काम किया गया, जबकि वक्फ एक अच्छे मकसद के लिए किया जाता था। वक्फ एक बहुत अच्छा और पाक तंजीम है, लेकिन वक्फ बोर्ड में बैठे हुए कुछ लोग इसको वक्फ के जो कानून थे, जो 2013 में कानून बने, कांग्रेस सरकार ने बनाया कि जो प्रॉपर्टी वक्फ अपने इस्तेमाल में ला रहा है वो भले उसकी ना हो, वक्फ फॉर यूज़र के नाम पर उन्होंने उसको वक्फ के कब्ज़े में देने का काम किया कानून बनाकर। तो ये जो कानून बना, इससे जो हमारे मुल्क के दूसरे भाई हैं उनके मन में शक व शुबा निर्माण होने लगा कि वक्फ बोर्ड ये तो माफिया के रूप में काम कर रहा है। इसीलिए सरकार ने अमेंडमेंट लाकर उस पर शिकंजा कसने का काम किया, जिससे वक्फ बोर्ड और इस्लामी कानून बदनाम ना हो, जिससे हम किसी की प्रॉपर्टी को बिला वजह हड़प ना सके। और लोगों ने किया है, कई सारे ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने अपने निजी फ़ायदे के लिए दूसरी के प्रॉपर्टी को वक्फ की प्रॉपर्टी बताकर उसको हड़प लिया और फिर आमने पौने दाव में लोगों को दे दिया। तो इसके लिए भी सरकार ने अमेंडमेंट लाया, जिससे लोगों को जो है वक्फ के ख़िलाफ़ एक कोई गलतफहमी ना हो, क्योंकि वक्फ एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा इंतज़ाम है जो दान की गई, वक्फ की गई प्रॉपर्टियों के बारे में फ़िक्र करता है और उसका सही इस्तेमाल हो उसकी चिंता करता है। और मुझे लगता है कि ये इस्लाम में पहली ऐसी संस्था है। बाकी मेरा जहाँ तक स्टडी है, मेरी जहाँ तक जानकारी है, और किसी मज़हब में ऐसी व्यवस्था नहीं है। लोग दान करके भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ दान की हुई ज़मीनों का, दान किए गए पैसों का, दान किए गए चीज़ों का सही इस्तेमाल हो, इसके लिए इस्लाम में वक्फ का कानून बनाया गया। लेकिन इस कानून को भूमाफिया की तरह यूज़ करने लगे, इस्तेमाल करने लगे।
इसके लिए सरकार ने उसमें अमेंडमेंट लाया। तो सरकार का एक ही मकसद है कि जो कानून है वक्फ का, इसका कहीं बेजा इस्तेमाल ना हो, इसमें पारदर्शिता रहे, इसके वजह से किसी के मन में कोई गलतफहमी पैदा ना हो, आपस में तनाव ना हो, टकराव ना हो, और जो वक्फ की हुई प्रॉपर्टी है इसका सही इस्तेमाल करके जिसके मकसद से वाकिफ़ ने वक्फ किया था, चाहे वो गरीबों की सेवा हो, चाहे यतीमों की खिदमत हो, चाहे जो गरीब लोग हैं, गरीब इंसान है, उनके लिए घर की व्यवस्था हो, तालीम की व्यवस्था हो, एजुकेशन की व्यवस्था हो, इन सारी व्यवस्थाओं करने के लिए, जो मदद करने के लिए वक्फ लोगों ने किया है, उसका सही इस्तेमाल हो, इसके लिए सरकार काम कर रही है। लेकिन मुसलमान कौम की अगर हम बात करें तो जिस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से जो इनिशिएटिव होते हैं, फलाही स्कीमें होती हैं, जो डायरेक्टिव्स होते हैं, इनका फ़ायदा पूरी तरह कौम तक नहीं पहुंच पाता, और इनमें एक भ्रांति अक्सर फैल जाती है कि ये जो नई स्कीम आई है इससे हमें फ़ायदे के बजाय नुकसान होगा। इसकी क्या वजह आप समझते हैं? देखिए, कम्युनिकेशन का सबसे बेहतरीन इंतज़ाम या कम्युनिकेशन का सबसे बेहतरीन तरीका इस्लाम में है। आज के ज़माने में व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया है, लेकिन जब ये नहीं था तब भी दुनिया भर में अगर कोई संदेश भेजना है, अगर कोई जानकारी देनी है, तो जुमे के दिन जब खुतबे में इमाम साहब खड़े होते हैं तो खुतबे में जानकारी दे देते थे और दुनिया भर में वो जानकारी पहुंच जाती थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका दीन के मामले में इस्तेमाल किया गया, लेकिन दुनिया के मामले में इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। अगर हमारे उलमाए दीन, हमारे दीन के रहबर जब खुतबे में खड़े होते हैं, हालांकि जो मुझे जानकारी है, मैं इस्लामी स्कॉलर तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो पढ़ा है कि पहले खुतबे में 2 बार खुतबा होता है। पहले खड़े होते हैं, खुतबा पढ़ते हैं, फिर बैठते हैं, फिर खड़े होते हैं और खुतबा पढ़ते हैं। तो पहले खुतबे में दुनिया की बातें होनी चाहिए और दूसरे खुतबे में दीन की बातें होनी चाहिए, क्योंकि दीन जब मजबूत होगा जब हम दुनिया में मजबूत रहेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि जो सरकार की अच्छी अच्छी योजनाएं हैं, जो सरकार के बारे में जानकारियां हैं, जो राजनीति के दांव पेच जो चलते हैं, वो उसकी जानकारी मुसलमान को नहीं दी जाती है। सिर्फ दीन के बारे में जानकारी देकर उनको दीन तो मजबूत कर दिया जाता है, लेकिन सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं हो पाती है। इसलिए बहुत सारी योजनाएं हैं। अभी देखिए, सरकार ने, मैं ये कहता हूँ कि ऐसा नहीं है, कांग्रेस सरकार ने भी योजनाएं लाई होंगी, बहुत सारी योजनाएं थी, लेकिन ये हमारी विफलता थी कि हम अपने लोगों तक पहुँचा नहीं पाए। अभी तो जो सरकार है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की, वो तो योजनाओं की भरमार है। अभी जब बच्चा पेट में आता है, जब हमारी बहन हमला होती है, तो उसके लिए योजना है, उसको पैसे मिलते हैं पौष्टिक आहार के लिए। जब बच्चा पैदा होता है उसके लिए योजना है। जब बच्चा स्कूल जाना चाहता है तो उसके लिए योजना है। जो शिक्षा के लिए राइट टू एजुकेशन योजना है, कितनी शानदार योजना है। जो गरीब भाई हमारा है, वो भी एक अच्छे से अच्छे कॉन्वेंट में राइट टू एजुकेशन में जो 10% की सीटें रिजर्व की गई हैं गरीबों के लिए, जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनके लिए, उसमें अपने बच्चों को एडमिशन दिला सकता है। उसमें स्कूल की जिम्मेदारी है कि उसको किताबें दें, उसको ड्रेस दें, उसको स्कूल तक लेकर आएँ, उसको पढ़ाएं। जब बच्चा 12 तक पढ़ सकता है राइट टू एजुकेशन में, 12 के बाद अगर आगे इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, वकील बनना चाहता है, अच्छी शिक्षा लेना चाहता है, उसके लिए सरकार मदद करती है। चाहे बच्चा हमारा ओबीसी में हो तो ओबीसी मदद के तरफ से मदद होता है। चाहे बच्चा हमारा अगर ओबीसी में नहीं है, सैयद है, खान है, पठान है, या और अपर कास्ट में आता है, तो उसको जो है इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास में, EWS में, EBC में वो सर्टिफिकेट बन जाता है। जो गरीब मुसलमान है, जो गरीब इंसान है, उसको उसके लिए जो है एक वर्ग तैयार किया गया है जिसको जो है आर्थिक पिछड़ा कहते हैं हम। उसमें शिक्षा दी जाती है, मुफ्त की शिक्षा दी जाती है। बच्चा अगर रोज़गार करना चाहता है तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सैकड़ों योजनाएं निकाली हैं। चाहे मुद्रा योजना है, चाहे स्टार्टअप योजना है, चाहे विश्वकर्मा योजना है, बहुत सारी योजनाएं हैं। लेकिन इन योजनाओं का लाभ हम ले नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे लोगों को जानकारी नहीं होती है। और मुझे इस बात का भी दुख है। मुसलमानों को ये पैगाम दिया जाए कि वो अपने विकास के लिए, अपनी तरक्की के लिए और आगे बढ़ने के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कौन सा ऐसा शोबा है, सेक्टर है
या कौन सा ऐसा ज़िंदगी का पहलू है कि जिस पर वो सबसे ज़्यादा तवज्जो दें, तो आप उन्हें क्या पैगाम देंगे? नहीं, मेरा अपने इस्लामी भाइयों को एक ही पैगाम है कि राजनीति से जुड़ना चाहिए, क्योंकि राजनीति वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम गरीबी दूर कर सकते हैं, जिससे हम तालीम की बेदारी ला सकते हैं, जिससे हम योजनाओं के माध्यम से लोगों के किस्मत को बदल सकते हैं। हमें राजनीति में जुड़ना चाहिए, क्योंकि राजनीति जो है वो अच्छी भी होती है, लेकिन हमें राजनीति को बुरा बनाया गया, हमें राजनीति से दूर रखा गया और किसी ना किसी का वोट बैंक बनाया गया। हमें किसी के वोट बैंक नहीं बनना है, हमें सबसे बात करना चाहिए, हमें अपने फ़ायदे के लिए सबके पास जाना चाहिए और एक लिस्ट बनाना चाहिए। जैसे हम शॉपिंग में जाते हैं तो 4 दुकान में जाते हैं और रेट लेते हैं और जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी चेक करते हैं। जो अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट 70,000 में मिलता है उससे हम लेते हैं। तो ये हमें टेक्निक अपनाना चाहिए और किसी एक का होकर दूसरे को अछूत नहीं करना चाहिए। आज जो माहौल है, ये माहौल बना हुआ है कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और मुसलमान कांग्रेस, बसपा और सपा के साथ है। क्यों साथ है और क्यों खिलाफ है? हम कोई मस्जिद का इमाम नहीं चुनने जा रहे कि हमें उसमें दीनी क्वालिटी देखनी है। हमें ऐसी क्वालिटी देखनी है जो हमारा विकास कर सके, हमारे गांव का विकास कर सके, हमारे शहर का विकास कर सके और मुल्क में तरक्की ला सके, मुल्क में एकज़हदी और अमन ला सके। इसके लिए अगर हमें काम करना है और देखना है तो हमें सबके पास जाना चाहिए। दोस्तों, आज हमने जाना वक्फ बोर्ड के बारे में। ऐसे ही बहुत से मौज़ूआत पर आपसे बात करेंगे। दीजिए इजाज़त, आदाब। ऐसी इस्लामी वीडियो देखने के लिए मंजूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें